स्टूडेंट्स, तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट का बेस है और हम समझेंगे कि लाइफ एक्चुअली क्या है और उसे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का जो नाम है वो है लिविंग वर्ल्ड, दैट मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग्स। मतलब एक ऐसा संसार जो कि लिविंग बीइंग्स से बना हुआ या घिरा हुआ है। आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है 11th में वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी क्या है? बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और अगर कभी आपसे कोई सवाल कर दे कि हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, तो द आंसर इज एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। क्लास 11th, देखो ध्यान से एक बार। ये जो चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पर टोटल पहले 4 यूनिट हुआ करते थे, 4 टॉपिक हुआ करते थे, सॉरी। एक था व्हाट इज लिविंग, सेकंड था हमारे पास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, थर्ड था हमारे पास टैक्सोनॉमी, और फोर्थ था हमारे पास क्या? टैक्सोनॉमिकल एड्स। उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया कि यहाँ से 2 टॉपिक को रिमूव कर दिया। उन्होंने व्हाट इज लिविंग वाला टॉपिक रिमूव कर दिया और टैक्सोनॉमिकल एड वाला टॉपिक रिमूव कर दिया। मींस अब हमारे पास इस चैप्टर में टोटल सिर्फ 2 टॉपिक हैं। पहला है हमारे पास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड है हमारे पास टैक्सोनॉमी। और ये 2 टॉपिक पढ़कर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसको पढ़ने के लिए हमें टोटल 2 टू 3 पार्ट में इस वीडियो को देखना होगा। आज इसका है लेक्चर नंबर 1, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और लेक्चर नंबर 3 जहाँ पे हम टैक्सोनॉमी की बातें कर रहे होंगे। क्लास स्टार्ट के में आप देखेंगे यूनिट के स्टार्ट में ही एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जिनका नाम है अर्नस्ट मेयर। और अर्नस्ट मेयर साहब का जो बर्थ है वो 1904 में हुआ है और इनकी जो डेथ है वो 2004 में हुई है। मतलब इनका टोटल जो लाइफ स्पैन रहा है वो रहा है 100 ईयर्स का। कितने ईयर्स का? 100 ईयर्स का। साथ साथ इन्हें हम लोग डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं। डार्विन एक बहुत महान साइंटिस्ट हैं, तो उनकी उपाधि इनको दी गई है क्योंकि इन्होंने भी बायोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए इनको हम लोग 20th सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। और इनको बोला जाता है कि जब भी हम लोग साइंस फील्ड से जुड़े हुए 100 सबसे बड़े साइंटिस्ट के नाम लिखे जाएंगे, तो उन 100 साइंटिस्ट्स में से इनका नाम जरूर होगा। इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया है स्पीसीज का, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इन्होंने हमें समझाया है। और इन्होंने बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी और क्रॉफोर्ड प्राइज अचीव किया है। बायोलॉजी के फील्ड में ये तीनों प्राइज, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड क्रॉफोर्ड प्राइज जो है, ये सबसे बड़े प्राइजेस हैं जो कि बायोलॉजी फील्ड में मिलते हैं, जिन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी को अचीव किया है। क्लास चैप्टर के स्टार्ट में अगर हम आगे बढ़ें, तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अगर हमें बोला जाए कि आखिर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग, तो उसके लिए कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। इसको हम और डिटेल में देखते हैं। जैसे देखो ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल। जैसे मान लो एक छोटा सा प्लांट था, अभी की छोटा सा प्लांट जो है इसने ग्रो किया, ये ट्री में कन्वर्ट हुआ, मींस इसका मास भी बढ़ गया और इसके पास जो नंबर ऑफ सेल्स थे वो भी ग्रो कर गए, बढ़ गए। तो ये क्या है? ये है ग्रोथ। दूसरा देखो हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। जैसे एक फादर है, एक मदर है, अब इन्होंने एक बेबी को फॉर्म किया, रिप्रोड्यूस किया। इसी ये प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन का है ये नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है ये? क्योंकि इसी से कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन की जाती है अर्थ पे। अगर मान लो हमारे फादर और मदर ने हमें फॉर्म नहीं किया होता, तो आज हमारा इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता। और
वैसे ही सिमिलरली अगर हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने रिप्रोड्यूस नहीं किया होता तो आज हमारे फादर का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मीन्स अगर लोग रिप्रोडक्शन छोड़ दें तो इस दुनिया में किसी भी तरह की स्पीसीज की कंटिन्यूटी जो है वो टूट जाएगी, उस तरह के स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। थर्ड टॉपिक जो है हमारा, थर्ड जो फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, मतलब एक सेल के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग है, अगर ये लिविंग है तो इसके पास सेल होगा। क्यों? क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके पास अगर सेल है तो सेल में हो रहे होंगे ढेर सारे रिएक्शंस, उन सारे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाबॉलिज्म। और अगर ये लिविंग है तो इसको अपने इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर होगा, ये सेंस और रिस्पॉन्स कर रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो ये चार फीचर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं। क्लास देखिए, जो टॉपिक है हमारा दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड टॉपिक जो है ये हमें बताता है कि आखिर जैवों में विभिन्नताएं कितनी होती है, कितने तरह, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इस धरती पे पाए जा सकते हैं। देखिए, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। जैसे आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक जंगल में जाओ और आपको वहां पे जितने तरह के स्पीसीज दिखें, उन सारे स्पीसीज को आप लोग लिस्ट करते आओ, तो आप जैसे ही जंगल में जाएंगे आपको हो सकता है चींटी दिखे, हाथी दिखे, शेर दिखे, बकरी दिखे, चूहा दिखे, तोता दिखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज दिख सकते हैं आपको। तो ये सारे स्पीसीज एक एक स्पीसीज हैं, इनको एक एक नंबर दिया जाएगा। ये सब कुछ उस विभिन्न बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हैं। जैसे हमें ढेर सारे तरह के प्लांट्स दिख सकते हैं, ढेर सारे तरह के एनिमल्स दिख सकते हैं, ढेर सारी तरह के इंसेक्ट्स दिख सकते हैं, ढेर सारे तरह के फंजाई दिख सकते हैं, और ऐसे ही ढेर सारी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिल सकते हैं। ऐसे में आईयूसीएन एक बोर्ड है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आईयूसीएन बोर्ड ने एक एस्टिमेट वैल्यू दिया। इन्होंने बोला कि पूरी धरती पर लगभग 7 से 8 मिलियन स्पीसीज होने चाहिए। इन्होंने बोला कि एक एस्टिमेट वैल्यू है, 7 से 8 मिलियन स्पीसीज होने चाहिए, बट अब तक कितने खोजे जा चुके हैं? अब तक सिर्फ और सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को ही डिस्कवर किया जा चुका है। मतलब आप समझ रहे हैं अभी भी कितना ज्यादा चांसेस, कितना ज्यादा स्कोप है न्यू टाइप ऑफ स्पीसीज को डिस्कवर करने का। अब भी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो एट टू बी डिस्कवर्ड हैं, मतलब ये अभी खोजे नहीं जा पाए हैं, इनको अभी खोजा जाना बाकी है। तो आप समझो कितना ज्यादा डाइवर्स है हमारा लिविंग वर्ल्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम कि सर अगर इतने सारे स्पीसीज हैं, अगर हमारे स्पीसीज का नंबर 1.7 टू 1.8 मिलियन है और सबके अपने अपने लोकल और ट्राइबल नेम्स हैं, तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एक प्याज का एग्जांपल लेते हैं। अब प्याज जो है, इंग्लिश में हम प्याज को अनियन बोलते हैं, हिंदी में हम प्याज बोलते हैं, मराठी में हम कांदा बोलते हैं, और गुजराती में हम क्या बोलते हैं? डुंगली। क्या बोलते हैं? डुंगली। तो आप समझो, अगर जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश के हो, नॉर्थ इंडिया वाले हो, तो आप प्याज बोल रहे हो, लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया वाले अगर गुजरात जाएं, तो गुजरात में जाकर अगर वो प्याज बोलेंगे, तो क्या गुजरात वाले समझ पाएंगे कि क्या होता है प्याज? नहीं समझ पाएंगे। वैसे ही अगर गुजरात वाले नॉर्थ इंडिया आए और वो बोले डुंगली, क्या बोले वो? डुंगली। तो क्या नॉर्थ इंडिया वाले समझ पाएंगे कि क्या होता है डुंगली? नहीं समझ पाएंगे। इससे होगा क्या? इससे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही कंफ्यूज रहेंगे, भाई ये डुंगली क्या है, ये कांदा क्या है, ये प्याज क्या है। ऐसे ही, तो ऐसे में क्या किया गया, बोला गया, सो दैट एवरी स्पीसीज नीड अ स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम, सॉरी, एवरी स्पीसीज नीड्स अ साइंटिफिक नेम। उनके पास एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए जिसके थ्रू वो एप्लीकेबल हो होल वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में उनको लोग उसी नाम से जान रहे हों। तो ऐसे में हमें करना पड़ा क्या? नॉमेनक्लेचर। क्या करना पड़ा? नॉमेनक्लेचर। अच्छा, नेमिंग करना है अगर,
तो भाई पहले पहचानना तो होगा ना, हमें उसके बारे में जानना तो होगा ना। तो बोलते हैं नेमिंग करने के लिए हमें करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन। हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन में हमें उसके वेरियस कैरेक्टर को पढ़ना होगा, हमें उसकी मॉर्फोलॉजी समझनी चाहिए, हमें उसकी एनाटॉमी आनी चाहिए, हमें उसके ग्रॉस कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमें उसके बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में सब कुछ जान रहे होंगे, तब जाकर हम उसके बारे में एक सही डिसीजन ले सकते हैं, तब जाकर हम उसको एक अच्छा नाम दे सकते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ नेमिंग सो दैट वी कैन फाइंड द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके। एंड नॉमेनक्लेचर के लिए कार्लस लिनियस साहब आए, और कार्लस लिनियस साहब ने दिया क्या? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले तो दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, एक को प्लांट में और एक को एनिमल में। जो प्लांट थे उनको प्लांट में रखा, और जो एनिमल थे उनको किस में रखा? एनिमल में रखा। और इन्होंने बोला कि देयर आर सम बॉडीज दैट डिसाइड्स कोड फॉर नॉमेनक्लेचर, मतलब ये जो नामकरण के लिए कुछ रूल होगा ना, इन रूल को डिसाइड करने वाली कुछ बॉडीज होनी चाहिए, जो कि एक रूल बनाए, जिस रूल के अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो। तो ऐसे में दो बोर्ड बने, एक बना हमारा आईसीबीएन और एक बना हमारा आईसीजेडएन। अब आईसीबीएन क्या है देखो, आईसीबीएन इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब यहाँ पे हम प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। वहीं पे आईसीजेडएन दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब यहाँ पे हम लोग एनिमल्स के नाम की बात करते हैं। और ये दोनों ने मिलकर दिया क्या? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने बोला कि एक साइंटिफिक नेम में दो चीजें होंगी, पहला होगा जेनरिक नेम और दूसरा चीज होगा हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट, और दोनों को मिलाकर ही हम एक नाम बनाएंगे। जीनस और स्पीशीज को मिलाकर ही एक नाम बनाया जाएगा। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले देखो, पहला रूल क्या है कि द नेम मस्ट बी ऑफ लैटिन ओरिजिन। लैटिन क्यों? क्यों लैटिन लैंग्वेज? आप समझो, आप लैटिन लैंग्वेज जो है वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि लैटिन को हम लोग डेड लैंग्वेज मानते हैं। जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, उसमें क्यों नहीं लिखा गया? आप सवाल कर सकते हैं ना कि सर, अगर हम आम को आम जानते हैं तो हम आम को आम क्यों नहीं कहते? हम आम को मैंगीफेरा इंडिका क्यों कहते हैं? हम लोग हिंदी में नाम क्यों नहीं देते हैं? तो आप समझो, इसको लैटिन में लिखने का एक रीजन है, क्योंकि लैटिन कैसी लैंग्वेज है? एक लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज जैसे कि आप समझो, हिंदी में क्या होता है कि आप देखोगे अक्सर ही हिंदी के व्याकरण में, उसके ग्रामर में चेंज होता है, कुछ ना कुछ गलतियां पाई जाती हैं, फिर उसको कुछ सुधार करके कुछ नया, कुछ मॉडर्न रूल लाया जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक नाम दे दिया गया फिर उसके बाद उसमें कुछ नया चेंज ला दिया गया, है ना? अगर नाम दे दिया गया है तो वो शुड, मतलब उसको ऐसे ही एज इट इज पढ़े होना चाहिए। तो ऐसे में डेड लैंग्वेज का यूज, मतलब जिसको अब, जिसके अंदर और किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, उस लैंग्वेज में लिखना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए हम लोग लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा, सर अगर दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है सर, लैटिन लैंग्वेज में लिख तो रहे हैं, बट अगर जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। मतलब ये तिरछे लैंग्वेज, जो तिरछा लैंग्वेज होता है ना, ये तिरछा लैंग्वेज में हम इस लैंग्वेज में इसको क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। ओके, तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। और जब हैंड रिटन होगा तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। इधर देखो, सेपरेटली अंडरलाइन, इसको अलग अंडरलाइन करेंगे, इसको अलग अंडरलाइन करेंगे। एग्जाम्पल देख लो आप इसको समझने के लिए, देखो ध्यान से। जैसे ये रहा आम, ये क्या रहा? आम। अब आम तो हिंदी लैंग्वेज है, आम कैसा है? हिंदी लैंग्वेज है। अब इसको लैटिन में क्या बोलेंगे? लैटिन में, क्योंकि हमें चाहिए एक जीनस और क्या चाहिए? एक स्पीसीज। देखो इधर ध्यान से, हमें चाहिए एक जीनस और हमें चाहिए एक स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज, जीनस बोले तो मैंगीफेरा और स्पीसीज बोले तो इंडिका। अब देखो, जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, मतलब तिरछे लैंग्वेज में प्रिंट करेंगे। ये देखो तिरछे लैंग्वेज में प्रिंट कर दिया, ठीक है ना? ये रहा जीनस, मैंगीफेरा रहा जीनस, और इंडिका रहा हमारा क्या? स्पीसीज। लेकिन जब हैंड रिटन कर रहे हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको अलग से अंडरलाइन कर रहे हैं और इसको अलग से अंडरलाइन कर रहे हैं। तो जब प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट कर देंगे, और जब हैंड रिटन कर रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तीसरा रूल देखो, जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा,
देखो मैंगीफेरा का एम देखो आप कैपिटल में है, राइट? और वहीं पे इंडिका स्मॉल स्पीसीज जो है उसको स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, दैट इज इंडिका का आई देखो आप स्मॉल लेटर से शुरू कर रहे हैं, सही है ना? तो ये रहा रूल किसका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। और एक रूल और छोटा सा, क्या सर, द नेम ऑफ ऑथर इज रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म, मतलब अगर हम ऑथर का, मतलब जिन्होंने सबसे पहली बार उसका नाम दिया है, अगर हम उनका नाम लिखेंगे तो हम किस फॉर्म में यूज करेंगे उसको, एब्रिवेटेड फॉर्म में, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ जैसे लिनियस है तो लिनियस का लिन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिन, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। जैसे मैंगो, अब कुछ एग्जांपल्स आप देख लो, जैसे मैंगो, अब मैंगो का नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका लिन, क्या है, मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो ये लिन क्या है, ये लिन तो ऑथर का नाम हो गया, सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है, स्मॉल से है तो ये क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है और एक कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। वैसे वीट में देखो ट्रेटिकम एस्टिवम, तो ट्रेटिकम कैपिटल से है मतलब ये जीनस हो जाएगा, एस्टिवम स्मॉल से दैट इज ये क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। और सेपरेटली अंडरलाइन है क्यों, क्योंकि ये हैंड रिटेन है। पोटैटो सोलैनम ट्यूबरेसम, तो सोलैनम का एस कैसे हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और ट्यूबरेसम का टी कैसे हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। नीम में देखो एजादी राचता इंडिका, अब एजादी राचता इंडिका जो है देखो आप, एजादी राचता में ए कैसा है, कैपिटल, मतलब ये जीनस, और इंडिका का आई कैसा है, स्मॉल, दैट इज मीन ये क्या हो जाएगा, स्पीसीज। और ये क्या है, ये उनके ऑथर का नाम है। इधर ह्यूमंस में देखो होमोसैपियंस, एच कैपिटल मतलब ये जीनस, और सैपियंस का एस स्मॉल मतलब ये क्या है, स्पीसीज। ऐसे डॉग में देखो कैनिस फैमिलियरिस, लायन में देखो पैंथेरा लियो, टाइगर में पैंथेरा टिग्रिस, इटीसी ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं हो सकते हैं हमारे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के। आप लोग का होमवर्क आप समझ लो, आप लोग 10 ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉमन है, आप उनके नाम इंग्लिश में और उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर क्या कैसे, मतलब क्या क्या रूल हैं हमारे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, आप सभी ने आज बहुत अच्छे से सुना और इंटरेक्ट किया। मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर का आपने पार्ट देखा द लिविंग वर्ल्ड का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में जब आप आइएगा तो उससे पहले एक बार एनसीईआरटी या फिर अपने इसी नोट्स को रीड कर लीजिएगा, ताकि हम इसके आगे का टॉपिक दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आप देखना है स्टार्ट में आपने बोला ना कि यहाँ पर हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं। देखो इधर ये रहा हमारा, तो डाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो आगे क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे क्लास हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी हायरार्की पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे टॉपिक ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू वेरी मच।